अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है डी ब्लॉक का स्कैंडियम, जिसका प्रोटॉन नंबर है 21। देन वी हैव टाइटेनियम, जिसका प्रोटॉन नंबर है 22। देन वी हैव वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अच्छा जी, प्रोटॉन नंबर इनके 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम स्कैंडियम की बनाएंगे तो दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ठीक है, ये लोग d1 पे खत्म हो रहे होते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग ऑर्डर तो ये होगा 4s पहले फिल होगा, फिर 3d फिल होगा, लेकिन फिल होने के बाद 3d जो होता है वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाता है, देन 4s। तो 3d हम पहले लिखेंगे और 4s हम बाद में लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से नहीं, लिखेंगे किस तरह से, 3d पहले लिखेंगे, मतलब 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो हम 3d1 पहले लिखेंगे और 4s2 बाद में लिखेंगे। 3d फिल पहले नहीं हुआ है, अगर ये फिल पहले होता तो d में तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना टोटल, तो फिर मैं तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इसी में डाल देता। पॉइंट इज के 3d has been filled later, 4s has been filled earlier, but after filling 3d moves to the lower energy level। तो 3d1 पहले लिखेंगे, 4s2 बाद में लिखेंगे। सिमिलरली जब टाइटेनियम की बनाओगे, चाहे कोई भी एलिमेंट हो दोबारा प्रोडक्ट टेबल का, देखो चाहे कोई भी एलिमेंट हो प्रोडक्ट टेबल का, उसमें आपका ये जो सबशेल का फिल होने के बाद जो एनर्जी लेवल है ना वो स्विच हो जाता है। 3d पहले लिखोगे, 4s बाद में लिखोगे। इसी तरह 1s2, 2s2, 2p6। मतलब वो फिल बाद में हो रहा है तो फिर लिख पहले क्यों रहा है? क्योंकि जब वो फिल हो जाता है तो वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाता है, 4s2 हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, दैट्स व्हाई। अच्छा, इसी तरह आप इसमें भी टाइटेनियम में भी 4s आप पहले फिल करोगे और 3d बाद में फिल करोगे, लेकिन जो लिखने का ऑर्डर होगा वो 3d2 पहले लिखेंगे, 4s2 हम बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे हम कैसे, 3d2 पहले 4s2 बाद में। सिमिलरली वेनेडियम में भी यही होगा, तो इसमें ये 3d3 बन जाएगा। अच्छा, क्रोमियम में ना एक एक्सेप्शन आती है, वो एक्सेप्शन क्या है कि क्रोमियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बजाय सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब यहाँ पे 4s1 आएगा तो 3d में फिर 4 बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो, देखो 24 है ना प्रोटॉन नंबर इसका, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिर आपके 3d5 में आएंगे। ये एक्सेप्शन है सिर्फ क्रोमियम में और कॉपर में। तो डी ब्लॉक क्रोमियम और कॉपर में ये एक चेंज आता है। सिमिलरली वेनेडियम, अपना मैंगनीज में 4s2 और फिर हम फिल 3d करेंगे तो इसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s2 तक 20 हो गया, फिर 3d 5 आएगा। आयरन भी ऐसा ही होगा, फिर 3d 6 बन जाएगा। है कि हम 3D पहले उन्हीं मतलब ग्रुप 3 वाला में लिखेंगे पहले, और किसी में तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं, सब में जहां जहां 3d और 4s आएगा पूरे प्रोडक्ट टेबल में आपने ये स्विच करना है। अच्छा, सही है मोहित, समझ आ गई बात? जी सर। तो निकेल में ये हो जाएगा 3d8। अच्छा, कॉपर में भी क्रोमियम वाली एक्सेप्शन है जिसमें हम 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन हम d में डालेंगे तो 3d9 हो जाएगा।
29 करना है तो अपना 19 और GD 10 होगा, 9 नहीं होगा सॉरी। और जिंक में हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो GD में 10 आ जाएगा। तो जो एक्सेप्शन आपकी क्रोमियम में है वो कॉपर में भी है। सही है भाई। Yes. जी सर। तो कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ हम लोगों को ना किस तरह से आते हैं। अच्छा, जब इनके आयंस बनेंगे तो जो हमारा आउटर शेल होगा जो हायर एनर्जी पे होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी इसमें से होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे आयन बनाना है स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का अगर प्लस आयन बन रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आयन की, वो कैसे हो जाएगी? 4s में 4s हाई एनर्जी लेवल पे है ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 4s1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे स्कैंडियम का 2 पॉजिटिव वाला आयन बनाना है तो 4s ही खत्म हो जाएगा पूरा। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? 4s ही खत्म हो जाएगा, 3d1 पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमारी ये बात भी हो गई थी कि जो डी सब शेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सही है। जो इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं वो पहले तो हम अनपेयर्ड डालते हैं, सबको फिल करते हैं। जैसे अगर 3p5 है कोई ऑर्बिटल, तो उसके अंदर p के अंदर हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहले 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे, फिर उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो 3p5 जो होगा वो इस तरह से फिल हुआ हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 तो अभी हमने पढ़ा नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी का। क्वेश्चन 2 जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है विच आयन कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो कॉपर है, कॉपर आयन, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने क्या याद रखना है? देखो, आप इसमें आप प्रोडक्ट टेबल जब देखोगे ना, तो प्रोडक्ट टेबल में कॉपर आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये खत्म होते हैं D1 पे, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। लेकिन क्रोमियम और कॉपर में ये खत्म तो होने चाहिए क्रोमियम D4 पे, लेकिन क्योंकि उसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते और 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो आपका ये जो है CD5 पे खत्म होता है, D5 पे खत्म हो रहा होता है। और कॉपर जो है वो D9 पे खत्म होने के बजाय D10 पे खत्म होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का प्रोटॉन नंबर 29 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हो कॉपर की, तो अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। हम पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा नहीं बनाएंगे। कॉपर का प्रोटॉन नंबर 29 है। अगर मैं सिर्फ कॉपर की लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s फिल पहले होगा, 4s2 लेकिन लिखेंगे बाद में। लेकिन कॉपर में 4s में से 1 आता है, तो हमारे पास 3d कितने और बच गए? 29 हमें करना है ना, तो 4s1 तक 19 हो गए, 10 3d 10 में आ जाएंगे। अब जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? 4s1 से निकालेंगे। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनने का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहला इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा 4s1 से और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 से। तो कॉपर हमारे पास फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ? 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये रह जाएगा 3d9। सही है। अब 3d9 का क्या मतलब है कि जो डी सब शेल है हमारा, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि पहले 1 2 3 4 5
अनपेयर्ड आएंगे फिर उसके बाद 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा ना। तो क्वेश्चन में पूछा है विच आइन कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना कॉपर 2 पॉजिटिव आइन में, तो इसमें है। समझ आई बात? जी सर। इसी तरह मैंगनीज का प्रोटॉन नंबर है 25, इसकी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है तो इसमें 4s2 आ रहा है और ये खत्म हो रहा है 3d5 पे। अब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो वो 4s से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये मैंगनीज 3 पॉजिटिव बना हुआ है। मैंगनीज 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इसका हायर एनर्जी शेल है वो 4s है, उससे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये रह जाएगा 3d4। अब 3d4 होने का क्या मतलब है कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों ही अनपेयर्ड होंगे, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर है वेनेडियम। वेनेडियम जो होता है वो आपका ये रहा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 पे खत्म होगी, मतलब 4d3। इसका क्या मतलब है कि 4s2 फिल हुआ होगा लेकिन वो बाद में चला जाएगा और 3d3 इससे पहले होगा। तो जब इसमें से आप वेनेडियम 3 पॉजिटिव बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 3d2 पे खत्म हो रहा होगा। 3d2 का मतलब है इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तीनों के तीनों ऑप्शन में जो आयंस बने हुए हैं उनमें कोई ना कोई डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसने क्वेश्चन में पूछा था which ion contains one or more unpaired electrons, so all the ions contain one or more unpaired electron। एक हो, एटलीस्ट एक तो हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सही है? यस सर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, the angle of deflection of a particle is proportional to its charge to mass ratio। In an experiment, protons are deflected by an angle of plus 15 degree। In another experiment, under identical condition, H negative ions are deflected by an angle of y degree। देखो प्रोटॉन हमारे, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपर प्लेट इज पॉजिटिव, लोअर प्लेट इज नेगेटिव। सॉरी। तो देखो जब प्रोटॉन इसमें से पास होगा तो वो डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जिस एंगल पे उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज 15 डिग्री, प्लस 15 डिग्री उसको हमने बोला हुआ है। अब वो कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ प्लस 15 डिग्री। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसका चार्ज कितना होता है, +1। अब यहाँ पे वो हाइड्रोजन का मास नंबर 2 वाला आइसोटोप है ड्यूटेरियम का, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, राइट। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो भी 1 होता है और चार्ज भी 1 होता है, राइट। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके पास प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो इसका मास डबल है ना उससे, और ये नेगेटिव है तो ये अपवर्ड्स डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन क्या सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा? जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी डिफ्लेक्शन कम होती है क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना, एक +1 है एक -1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है, तो फोर्स तो लग रही है चार्ज की वजह से। लेकिन जो फोर्स सेम लग रही है, जो लाइटर मास है जो प्रोटॉन है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो हैवियर है हाइड्रोजन आइन, नेगेटिव आइन, हाइड्राइड आइन है बेसिकली ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, सेम फोर्स उस पर लगेगी। लेकिन क्योंकि ये हैवियर है, इसका मास नंबर 2 है, प्रोटॉन का मास जो है 1 होता है, तो इट मींस कि इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, तो नेगेटिव में होगी लेकिन कम होगी। अगर मैंने प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव बोला हुआ है, मैंने +15 का है ना, तो हाइड्राइड आइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा तो उसको नेगेटिव कहेंगे, और वो -15 से कम होनी चाहिए वैल्यू। 15 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, वो उससे कम बनेगा क्योंकि वो हैवियर है। तो नेगेटिव में 15 से कम वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज दी। देखो ये तो 30 ज्यादा है, मतलब नेगेटिव में 30 डिफ्लेक्ट होना ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो प्रोटॉन से भी लाइटर अगर होगा तो वो 30 डिग्रीज पे डिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे पास नेगेटिव में जो दूसरी वैल्यू है -7.5 वो सही है, जो कि 15 डिग्री से कम है। समझ आई बात? जी सर।
क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ जल्दी से। देखो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है फ्लोरोवियम और एक है लिवरमोरियम। इनके प्रोटॉन नंबर दिए हुए और न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वन एटम ऑफ लिवरमोरियम हैज वन मोर न्यूट्रॉन देन वन एटम ऑफ फ्लोरोवियम। तो वन मोर न्यूट्रॉन सर आंसर एलवी के डी है। देखो आपका अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेक करूं तो प्रोटॉन नंबर तो मुझे गिवन है ना 114। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो मास नंबर है 289, उसमें से प्रोटॉन नंबर को माइनस करूंगा। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 289 माइनस 114 175। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 175। और लिवरमोरियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 290 माइनस 116, तो ये आ रहे हैं 176। तो एलवी के पास एक न्यूट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इसका 176 आ रहा है प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू फ्लोरोवियम जिसके पास 175 है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट 2 है, वन Fl2 नेगेटिव आयन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वन एटम ऑफ Lv। तो सर ये भी इनके सही होगी। इलेक्ट्रॉन्स इनके कितने होते हैं? जो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, अगर Fl2 नेगेटिव आयन बना हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास 114 है। F2 नेगेटिव आयन मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 116 हो जाएगा। Lv के पास भी इलेक्ट्रॉन 116 है, तो एटम ऑफ Lv के पास इलेक्ट्रॉन 116 है और Fl2 नेगेटिव आयन के पास भी 116 हो जाएंगे। ये भी सही है। What about third? Lv plus 1 ion has the same number of electrons as Fl negative ion. Lv के पास 116 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करेगा तो 115 हो जाएंगे। प्लस 1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। और Fl नेगेटिव आयन के पास 114 इलेक्ट्रॉन्स है, एक गेन करा हुआ है उसने, Fl नेगेटिव आयन बना हुआ है, उसके पास भी 115 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी सही है। तो ओ लेवल टाइप क्वेश्चन था। चलें आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन 7 जो है इसमें कह रहा है सोडियम एजाइड इज एन एक्सप्लोजिव। अब देखो ये सोडियम एजाइड जो है ना, इसके फॉर्मूले को अगर देखो तो ये बना हुआ है NaN3। अब अगर तुम आयनिक कंपाउंड इसका बनाने की कोशिश करोगे ना तो बेसिकली सोडियम ग्रुप 1 का है, +1 आयन होता है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, उस पर 3 नेगेटिव आयन आता है, नाइट्राइड आयन। ऐसा ही है, उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्राइड आयन जो बनेगा वह N3 नेगेटिव आयन बनेगा ना, यस राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Na3N, अगर ये आयनिक कंपाउंड हो। बट प्रॉब्लम इज कि अगर ये ऐसा ही होता, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। लेकिन इसने जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है वो Na3N नहीं है, वो NaN3 है। तो ये सोडियम नाइट्राइड नहीं है। इसने इसको नाम भी देखो डिफरेंट दिया हुआ है, इसने इसको क्या कहा हुआ है? सोडियम एजाइड। मतलब ये कोई डिफरेंट चीज है। अभी जो नाइट्रोजन के साथ 3 आया है, ये ऑफ कोर्स सोडियम +3 तो नहीं हो सकता ना, सोडियम तो +3 बनाता नहीं है, सोडियम तो +1 बनाता है, ग्रुप 1 का है। तो ये +3 तो नहीं हो सकता। तो सोडियम के साथ +3 हो और नाइट्रोजन के साथ -1 हो और जब जाके ये NaN3 बने, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। नाइट्राइड आयन बनेगा N-3। चलो वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। लेकिन जब हमने रिडॉक्स पढ़ा है तो हमने एक चीज पढ़ी है ना कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स है उनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, जो उनकी वैलेंसी है +1, उसके अलावा तो वो नहीं बना रहा है। और उसने अगर नाइट्राइड आयन बना हुआ ही होता तो सोडियम नाइट्राइड कहता है, उसको सोडियम एजाइड क्यों कहता? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि सोडियम आयन अलग है और ये जो नाइट्रोजन है ना ये N3 नेगेटिव समथिंग होगा, N3 नेगेटिव 1, तब जाके ये पूरा जो है ना ये मॉलिक्यूलर आयन है N3 का, इसको उसने एजाइड आयन बोला हुआ है। समझ आ रही है बात? जी सर। ये सोडियम आयन और एजाइड आयन ये N3 नेगेटिव 1 है। और उसने कहा भी है सोडियम आयन एंड नेगेटिव एजाइड आयन। तो आपने ये बस आइडेंटिफाई करना है कि एजाइड आयन का पूरा फॉर्मूला क्या बन रहा है। एजाइड आयन इज N3 नेगेटिव 1। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम आयन एंड द एजाइड आयन? तो सोडियम आयन उसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अब वो +1 आइन बनाएगा तो 11 के कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। कम ही होंगे ना इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव ही बनाता है, नेगेटिव तो बनाता नहीं है, तो पढ़ तो सकते नहीं है। सी और डी तो वैसे ही बहुत गलत चीज लिखी हुई है। सही है। अब एजाइड आइन मतलब 3 नाइट्रोजन एक साथ मिलके आइन बना रहे हैं, वो भी -1। तो एक नाइट्रोजन के जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 7 होता है, मतलब एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 3 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 21 इलेक्ट्रॉन। उसपे से एक माइनस चार्ज आया हुआ है, विच मीन्स के इन्होंने एक 22 हो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और गेन करा हुआ है, तो 22 हो जाएंगे। 10 एंड 22। सही है। यस। अब ये कोई नई चीजें नहीं है ये तो सारी ओ लेवल वाली है। अब जैसे क्वेश्चन 8 है, लेकिन देखो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज करा हुआ है। अब वो जो फ्लरमोरियम और लिबरमोरियम वाला क्वेश्चन था वो तो बहुत ही सिंपल है, ये फिर चलो समझ आता है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आयोडाइन क्या है। क्वेश्चन 8 बताओ। क्वेश्चन 8 भी जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज उसने थोड़ी सी मुश्किल करी है, जरा एक बार ट्राई करो, बताओ, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन 8 में कह रहा है जर्मेनियम, जी जर्मेनियम, इसका मास नंबर लिखा हुआ है 68। Isotope is medically useful because it undergoes a natural reactive process to give an isotope of a different element. ठीक है, 68 which can be used to detect tumors. अच्छा, अब isotopes क्या होते हैं? Atoms of the same element having same number of proton but different mass number. अब ये कह रहा है which can, अब वो कह रहा है कि वो जब नेचुरली रेडियोएक्टिव प्रोसेस हुआ है तो उसने दूसरा एक आइसोटोप दिया है किसी और एलिमेंट का, मतलब वो जर्मेनियम का आइसोटोप नहीं है। जर्मेनियम जो है वो डिके होके जो है वो एक्स बना है, लेकिन मास नंबर सेम आ रहा है, तो कुछ चेंज क्या हुआ होगा? प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ होगा। अब ये जर्मेनियम का आइसोटोप नहीं है, जर्मेनियम डिके हुआ है, तो कोई एक नया अलग किसी और एक एलिमेंट का आइसोटोप बना है, इसका मतलब ये है। अब अगर आप ये समझ रहे हो कि जर्मेनियम का आइसोटोप है, तो भाई ये कैसा आइसोटोप है कि मास नंबर सेम है? देखो भाई, जर्मेनियम का आइसोटोप नहीं है, ये डिके हुआ है जर्मेनियम का आइसोटोप और उसने किसी और एलिमेंट का आइसोटोप बना दिया। ठीक है, तो अब मास नंबर अगर उस आइसोटोप का भी सेम है, तो भाई डिफरेंट एलिमेंट कैसे कह रहा है उसको? डिफरेंट एलिमेंट कह रहा है मींस कि वो इसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होगा। सही है, और तो कोई डिफरेंट नहीं हो सकता। अब जर्मेनियम का प्रोटॉन नंबर कितना होता है वो हमें देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट टेबल से देख लेंगे वो तो। जर्मेनियम का प्रोटॉन नंबर है 32। सही है, तो जर्मेनियम आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जर्मेनियम अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड चेंजेस अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ जर्मेनियम के न्यूक्लियस में, उसने क्या करा, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक प्रोटॉन कम हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। यही मतलब है ना इस बात का, कन्वर्टिंग अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन कम होके वो कितना हो जाएगा? 31, और एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, which statement about the composition of an atom S68 is correct? देखो मास नंबर तो x का भी 68 ही आ रहा है, तो जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो गए न्यूट्रॉन में, मतलब इसका एक प्रोटॉन जो है ना वो कम हो गया और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मास नंबर था 68, अब उसके पास प्रोटॉन कितने थे जर्मेनियम के पास? देखो 68 मास नंबर था, उसका प्रोटॉन नंबर था 32, तो उसके बाद प्रोटॉन थे 32 और उसके बाद न्यूट्रॉन्स कितने थे? न्यूट्रॉन्स थे 36। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो एक प्रोटॉन कम हुआ, प्रोटॉन कम होके कितना हो गया? एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कम होके आपका हो गया 31। ठीक है, और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया जो कि हो गया 37। तो मास नंबर वही रहा है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रोटॉन कम, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन कम हुआ है तो एक न्यूट्रॉन बढ़ा भी तो है, इसलिए मास नंबर सेम है। क्योंकि मास नंबर कैसे बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड करोगे, तो 32 से प्रोटॉन नंबर 31 हो गया, मास नंबर जो है वो 36 से 37, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 36 से 37 हो जाएंगे, तो मास नंबर 68 ही आएगा। तो इट हैज 17 न्यूट्रॉन्स, ये बात सही है।
अगर आप हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअल भी देख लोगे ना, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स p आउटर p ऑर्बिटल। अब x जो है उसका प्रोटॉन नंबर बना है 31। अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली है कि इसका प्रोटॉन नंबर 31 बना है, तो आप इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो प्रोडक्ट टेबल में। 31 प्रोटॉन नंबर वाला वहां पे एलिमेंट है, वो है गैलियम। गैलियम है सर। गैलियम जो है वो ग्रुप 13 पे खत्म हो रहा है। ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p1 पे खत्म होती है। ठीक है, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी p at 4 में, तो ये खत्म होगी 4p1 पे। तो इसके p सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसने लिखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते ना इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ए गलत है। लिखा हुआ है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। सर आपने गैस क्या चीज? किया कि ये 31 प्रोटॉन्स होंगे इसके? क्योंकि उसने कहा है कि एक प्रोटॉन जो है ना जर्मेनियम का, वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन एक कम हो जाएगा ना, तो प्रोटॉन नंबर 32 से 31 हो जाएगा, और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन कम हुआ और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो मास नंबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो वो तो सेम रहा। अच्छा, बी कह रहा है इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। तो ये देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा कि खत्म कहाँ हो रही है, 4p1 पे। 4p1 पे खत्म हो रहा है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 आया होगा, फिर आपका 3d आता है, फिर 4p आता है। तो इसके अगर आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे गैलियम की, तो आपको पता लग जाएगा कि आउटर शेल यानी कि जो आपका फोर्थ सब शेल है उसमें जो है वो 13 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इसके 4d तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी ही नहीं, 4p पे ही खत्म हो जाएगी। तो 4s2 फिल हुआ है और 4p1 आखिरी है ना इसका, 4p1 पे खत्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो उससे पहले 4s2 ही हो सकता है। 4p से पहले क्या होगा, 4 का 4s होगा। इट मींस के इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 2 4s2 में और 1p1 4p1 में आया, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर शेल में, जो कि फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल है। 13 तो नहीं हो सकते, इसलिए बी इसलिए गलत है। डी कह रहा है इट्स प्रोटॉन नंबर इज 32। तो एक जब जर्मेनियम का प्रोटॉन नंबर 32 था, जब एक प्रोटॉन कम हुआ है, तो प्रोटॉन नंबर 32 तो नहीं हो सकता ना, 31 होगा। सही है, समझ आई बात? जी समझ। क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ। निकिल जो है वो उसका प्रोटॉन नंबर देख लो प्रोडक्ट टेबल से। 28। प्रोडक्ट टेबल अगर सामने खोलो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। निकिल है 28 जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिल पहले होगा, लिखेंगे बाद में, तो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3d8 आएगा। अब निकिल 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, तो 4s2 बाद में लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें से ही निकलेंगे जो आउटर शेल एनर्जी लेवल होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलेंगे, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो निकिल के इलेक्ट्रॉनिक निकिल आयन निकिल 2 पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या रह जाएगा, 3d8 तक वो खत्म होगी। क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर। सही है। सही है सर। What about question 13? Which statement about the orbitals in a krypton atom are correct? प्रोडक्ट टेबल देखना पड़ेगा क्रिप्टन है कहाँ पे। सही है, उसका प्रोटॉन नंबर देखो, ग्रुप नंबर तो पता है 36। नोबेल गैस है ग्रुप 18 में, उसका प्रोटॉन नंबर देख लो, पीएट नंबर देख लो, तो क्रिप्टॉन हमारा ये रहा पीएट 1 2 3 4 में, और इसका प्रोटॉन नंबर है 36। चलो अब बताओ, इसका प्रोटॉन नंबर है 36,
ग्रुप 18 में पीरियड 4 में, तो इट मींस के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 4p6 पे। बस इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, ये पूरा आंसर इससे निकल जाता है। कह रहे थे 1s and 2s orbitals have the same energy as each other but different sizes. तो 1s and 2s orbitals have the same energy, सेम एनर्जी नहीं हो सकती इनकी। अगर कोई ऑर्बिटल 1s का है तो वो लो एनर्जी लेवल पे होगा, 2s का हर हाल में उससे ज्यादा एनर्जी लेवल पे होगा। Yes. तो जब तो आगे उसको प्रिंसिपल क्वांटम शेल 2 इसलिए बोला क्योंकि वो हाई एनर्जी लेवल पे, 2p और ज्यादा एनर्जी लेवल पे होगा, तो ये सेम एनर्जी लेवल पे नहीं हो सकते, तो 1 गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था थर्ड एनर्जी लेवल हैज 3 सबशेल्स एंड 9 ऑर्बिटल्स। थर्ड एनर्जी लेवल इसका देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p6 पे अगर खत्म हो रही है, तो जो ऑर्डर होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अगर हम वो बनाए तो इसका प्रोटॉन नंबर है 36। इट मींस कि दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ तक तो हो जाएगी हमारे पास 2030 और फिर 4p6 36। लेकिन हम ऑर्डर लिखेंगे यूं नहीं, हमें पता है कि ऑर्डर हमने लिखना कैसे है कि 3d पहले लिखते हैं, 3d10 पहले लिखेंगे, 4s2 बाद में लिखेंगे। और कह रहे थे थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल 3 है उसमें 3 सब शेल्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम शेल 3 में कौन कौन आ जाएगा, ये 3s2 आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा और 3d10 आ जाएगा। तो इसका जो 3s2 3p6 और 3d10 है, ये एक ही प्रिंसिपल क्वांटम शेल है ना, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल जिसकी बात कर रहा है। उसमें कितने सब शेल्स हैं हमारे पास, s सब शेल है, p सब शेल है और d सब शेल है, तो टोटल 3 सब शेल्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम शेल 3 में 3 सब शेल्स हैं, ये बात सही है। और ऑर्बिटल्स कितने हैं, s सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है, p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और d सब शेल के पास टोटल 5 होते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 इसके, 3 इसके और एक इसका, तो 5 6 7 8 9, तो 9 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। Yes. बिल्कुल है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट 3d सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। ये बात सही है, 3d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड हैव द सेम एनर्जी एज ईच अदर इन एन आइसोलेटेड एटम। देखो जो 3d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो d के 5 ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे। इसी तरह कोई भी p सबशेल है उसके 3 एनर्जी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। इसको हम कहते हैं 3px, एक होगा 3py और एक होगा 3pz। px py pz, they all orbitals of the p1p subshell would be at the same energy level. Similarly, all the orbitals of the d subshell would be at the same energy level. 5 के 5 सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, तो थर्ड वाली बात भी सही है। तो ए में 2 और 3 सही है, और जब 2 और 3 स्टेटमेंट सही होती है तो सी आंसर होता है। मतलब 1 2 3 ए का होता है, सिर्फ 1 2 जो है वो बी होता है। 2 और 3 अगर स्टेटमेंट सही होती है तो वो सी आंसर होता है, और अगर सिर्फ 1 सही होती है तो डी आंसर होता है। तो हमारा अभी यहाँ पे सी आंसर है। क्या उसे क्या कह रहे हो मरियम? दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जो अभी कर रहे थे हम लोग एमसीक्यू, मैं भूल गई कौन सा मरियम नंबर आप बीच में क्यों नहीं कहते हो, जब आगे निकल जाते हैं फिर आप बताते हो। सॉरी सर, जल्दी बोल दूंगी एक बार। कौन सी स्टेटमेंट कह रहे हो? सबशेल्स मतलब सबशेल्स में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जरा ये बात को, सबशेल से मुराद क्या है? देखो उसका जो क्रिप्टॉन का जो सबशेल से मुराद एसपीडीएफ है भाई। इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल होता है थर्ड, इसमें क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया ना, तो 36 प्रोटॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में एस सबशेल भी आएगा, 3s भी फिल हो रहा है इसका, इसका 3p भी फिल हो रहा है 3p6, और इसका 3d भी फिल हो रहा है ना 3d10। तो ये जो 3 लिखा हुआ है इट मीन प्रिंसिपल क्वांटम शेल 3 है। उसमें कौन कौन से सबशेल हैं, 3s भी है, s एक सबशेल है जिसके पास एक ऑर्बिटल होता है, p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और d सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके पास तीनों सबशेल्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम शेल 3 के पास तीनों सबशेल फ्री हुए हैं, s p d तीनों फिल हुए हैं। और ऑर्बिटल्स कितने बनने हैं, s सबशेल के पास एक ऑर्बिटल होता है,
p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल ये जो इसका 3s 3p 3d है, इसके बाद टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5 + 3 + 1 यानी टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं। ओह ठीक है सर, समझ आ गई। सही है। यस सर। अच्छा क्वेश्चन 16 में देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दो चीज अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है व्हिच आयन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटेशियम आयन, पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 19, तो उसके पास +1 अगर बनाओगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, 3 ठीक है। कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है 20, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैल्शियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18 हो जाएंगे, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि पोटेशियम आयन के पास है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। रह गया टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है आपका 22, ठीक है। टाइटेनियम 22, राइट। टाइटेनियम जो बना हुआ है वो +3 बना हुआ है, तो 22 का मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो कितना हो जाएगा ये 19, 18 तो नहीं हो रहा, तो ये इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटेशियम है, डी आंसर है हमारा। सही। अच्छा एक काम करो, पहले तो जरा होमवर्क लिखो, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं ना इसमें, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 17 18 जल्दी से लिख लो एक पेपर पे। 20 और 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 नहीं 35 नहीं 34 के बाद 36 नहीं 36 भी नहीं करो अभी, छोड़ दो। क्वेश्चन 37 38 40 41 42 43 44 44 48 49 56 57 58 60। ये क्वेश्चन मैंने बताए पहले, तो ये नेक्स्ट क्लास तक जरा जल्दी से होमवर्क करो तुम लोग। ये क्वेश्चन देखो बेसिक है, शायद पहले पढ़ा होगा, भूल गए होगे मोस्ट प्रोबेबली, इनको पक्का करो पहले दिन से। सही। ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ।